नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी एक नए रास्ते पर ले आई। उनके भाषा संस्कार के महत्व को सब लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया है। वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए हैं। सदासु की भाषा साधु होते हुए भी पंडितापन लिए थी। लल्लूलाल की भाषा में ब्रज भाषापन था और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन था। राजा शिवप्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो जरूर थी, पर आगरी की बोलचाल का पुट उसमें बहुत अधिक था। भाषा का निखरा हुआ श्रेष्ठ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रज भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लेकर आए। और इससे ही बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साथ ले आई। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चुकी थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही रह गया था। भक्ति, श्रृंगार आदि की पुरानी ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रभाव तब तक नहीं हुआ था। बंगदेश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिसमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही चल रहा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था, उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए विषयों की ओर परिवर्तित करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हुए। उर्दू के कारण अब तक का हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ गद्य लिखा था, वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाई, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक स्वरूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की दूसरी। भावावेश के कथनों में वाक्य प्राय बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेलजोल दिखाई पड़ता है। वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल, मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजना की जो प्राय समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते। भारतेंदु का जन्म काशी में एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था।
और 35 वर्ष की अवस्था में ही वे इस संसार में सन 1885 ईस्वी को छोड़कर चले गए थे। एक बार वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों की कमी को अनुभव किया। सन 1868 में उन्होंने विद्यासुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कविवचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी, पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में डली, और इसका समय सन 1873 ईस्वी। इस हरिश्चंद्र हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। पंडित बद्रीनारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन का कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे हरिश्चंद्र चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात यह है कि उस समय जो थोड़ी सी गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों, या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न दिक अशांति थी, न कांद, न सिहरना और छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। सन 1874 ईस्वी में भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए बालाबोधिनी निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही सन 1873 ईस्वी में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नामक प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना के नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मानवृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर भी छींटे छोड़े। भारत के प्रेम में मत वाले देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये हैं। मौलिक नाटकों में जिनकी गिनती की जाती है, उन नाटकों के नाम ही वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशेष विस्मोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप जो कि उनका लिखा हुआ अधूरा नाटक है। जिन नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया उनके नाम इस प्रकार हैं: विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी,
मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक व्रत लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशेष विस्मोदम नाटक में देशी रजवाड़ों की कुचक्करपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम जोगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। यही उसकी विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बार की छोड़ वे अंग्रेजी नाटकों की नकल कर पर चली, और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की ओर भी वे बराबर दत्चित रहे। काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का रास्ता दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर भी प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इसे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस की ऐसी रसपूर्ण और मार्मिक कवित सविये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंगदेश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगें। प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राजा चरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। भारतेंदु का तो 1885 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखों में थी वह उसके बाद के लेखों में नहीं दिखाई पड़ी। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी। भावावेश की भाषा में प्राय वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित असाधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम या आ जाते हैं। चंद्रावली नाटिका से ऐसे अंश देखे जा सकते हैं। जहाँ मन के किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर अन्वय जटिल नहीं। प्रेम योगिनी के में सूत्रधार के मुंह से इस प्रकार की भाषा देखी जा सकती है। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बड़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिल जाता है। लेकिन भारतेंदु की यह असली भाषा नहीं कही जा सकती।
उनकी असली भाषा का रूप पहले नाटकों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है। वाग्वैचित्र्य या चमत्कार की प्रवृत्ति उसमें नहीं दिखाई देती। अपने समय के सब लेखों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेम गण आदि और लेखों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। आनंद कादंबरी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख से मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा की आज्ञा के ऐसे अव्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिल जाते हैं। भारतेंदु के समय से साहित्य निर्माण का कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के समय प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थी। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी। इसे अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। इसे चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने इस संबंध में कई पैम्फलेट भी लिखे। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई थी, जिसमें भारतेंदु का बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ था। वे जहाँ जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे। निज भाषा उन्नति है सबे उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। भारतेंदु के बाद ज्यों ज्यों हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई, त्यों तो प्रचार की आवश्यकता भी अधिक पड़ती दिखाई गई। बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी तंद्रिका में लेख छापा करते और जगह जगह घूमकर वक्तृता दिया करते थे, यह हम पहले बता आए हैं। वे जब बलिया के हिंदी प्रेमी कलेक्टर के निमंत्रण पर वहाँ गए तो तब कई दिनों तक बड़ी धूम रही। हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और दिवाकर चरित्र के अभिनय भी हुए थे। धन्यवाद।